अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो अबाउट स्कॉलटेक स्कॉलरशिप्स के बारे में है, कि जिसके अंदर आपने एक स्टडी प्लान लिखना है। अच्छा सा जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है और ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये सिर्फ स्कॉलटेक स्कॉलरशिप्स के लिए ही नहीं है, बाकी सब स्कॉलरशिप्स के लिए जो है ना वो ये काम आता है। आपको चाइना अप्लाई करना हो, इटली अप्लाई करना हो या किसी भी तरह में करना हो तो ज़ाहिर बात है इसके लिए लोग आपसे चार्ज करते हैं, या जो भी तरीका करे आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप उसको बना सकती हैं, अच्छा कितना अच्छा बना सकती हैं। क्योंकि मोटिवेशन लेटर और आपका स्टडी प्लान, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशंस जो होती है वो हर स्कॉलरशिप्स में हर बंदा अप्लाई करता है, लेकिन आपकी कुछ चीज़ों को देखा जाता है जो कि अच्छी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो खाली एप्लीकेशन सबमिट करना ज़रूरी नहीं होता। मैं अगेन अपनी बात रिपीट करूँगा कि स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके बारे में ये मैंने आज वीडियोज़ बनाई हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा अपनी पर्सनल, अगर आप उसको बना सकते हैं, अच्छी बात है। तो नहीं बना सकते तो आप मेरी हेल्प ले सकती हैं, मेरी टीम से भी हेल्प ले सकती हैं जो आपको हेल्प करेगी। तो मुझे पता है कि बहुत से लोग चैट जीपीटी और एआई यूज़ कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें वो कर लेते हैं, वो समझते हैं कि जो हमने सबमिट किया और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपडे वो चेंज हो, क्योंकि हर बंदा इसी चीज़ पे आया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है किसने स्कॉलरशिप अनाउंस किया है तो वो आपकी चीज़ों को चेक भी करेंगे, आपके नॉलेज को भी, मास्टर पीएचडी सबको, ज़ाहिर बात है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने केयरफुली बनाना होता है और अच्छे से बनाना होता है, या एक दफ़ा आप किसी से बनवा लेते होती हैं तो कोई हर्ज नहीं होता। तो उसी को दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है। वो एक ही हम बार-बार हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ा-सा उसको चेंजिंग्स करनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती हैं, जो आपको चेंज करनी भी पड़ती हैं। तो ये मैं आज आपको डिटेल के साथ कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। पहले मैं आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल दिखाऊँगा जो कि एक बनाया गया है अच्छा-सा, तो आप लोग किस तरह से उसको बनाएँगे, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये हर स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है? तो ये वैसे मैंने ये टारगेट किया हुआ है जो स्कॉलटेक स्कॉलरशिप्स का है, उसके लिहाज से। तो वीडियोज़ को जो है ना वो लेके चलता हूँ मैं आप लोगों के साथ ही, ताकि चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करके सारी चीज़ें जो है ना वो दिखा दूँ पहले आपको कि आपने करना क्या है। जो मेजर वीडियोज़ का हमारा वो यही है कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती, ये याद रखना है। परेशान बिल्कुल भी ये नहीं होना, जो अगर स्टडी प्लान है या रिसर्च प्रपोज़ल है इसमें होता है। लेकिन बाद दफ़ा रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर कुछ क्वेश्चंस होती हैं कि आपने यहाँ पे क्यों आना है, असल में वो एक अदम मोटिवेशन लेटर होता है। तो इस स्कॉलरशिप्स में आपको दोनों चीज़ें चाहिए। तो आपको स्टडी प्लान भी चाहिए और आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए। मोटिवेशन लेटर की मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्टडी प्लान के लिए है, ताकि आपको एक अच्छा-सा जो है ना वो आपने राइट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टडी प्लान की तरफ लेके चलता हूँ, दिखाता भी हूँ। ये एक स्टडी प्लान है। सबसे पहले जो है ना वो आपने एक टाइटल बनाना होता है रिसर्च के लिए, ठीक है? एक अच्छा-सा अपनी फ़ील्ड के मुताबिक, आप अपनी फ़ील्ड के मुताबिक बनाएँ, या अगर आपको जो प्रोफ़ेसर मिला है, उसकी आपने फ़ील्ड चेक की है, उसका जो रिसर्च वर्क चेक किया है, तो उसके रिलेटेड आप लोग एक टाइटल बनाते हैं सबसे पहला। सबसे पहले एक टाइटल बनाते होते हैं रिसर्च के लिए कि भी आप इसमें पढ़ना बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो जिस प्रोफ़ेसर्स के पास जाएगा तो उसके लिए वो एक्सेप्टेबल्स भी हो। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट पेज है जिसको आपने करना। अब मैंने ये स्कॉलटेक के लिए बनाया तो ज़ाहिर बात है आप एक लोगो बनाएँगे, इसको अच्छा-सा बनाएँगे तो वो अच्छा है। उसके बाद अपना नेम लिखेंगे, ज़ाहिर बात है। और अगर आपको कोई सुपरवाइज़र मिल गया है, अगर आप किसी को टारगेट कर रही हैं, तो उसका यहाँ पे जिसने आपको एक्सेप्टेंस भी किया है, उसका आप यहाँ पे नेम लिख देंगे तो वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर्स में आ जाता है, ताकि आपको वो प्रोफ़ेसर लीड कर रहा होता है। ताकि इसका एक और इम्पैक्ट अच्छा होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बाद में प्रिंट होती हैं, डॉक्यूमेंट जो भी आप एप्लीकेशन में सबमिट करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिंट होके इदारे में चेक होने जाती हैं। जो आपको बताया जाता है कि आपका रिज़ल्ट्स वेटिंग में है, तो वो यही चीज़ें होती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ें देखी जा रही होती हैं, और इनकी प्लेज और एआई हर चीज़ चेक की जाती है कि आपने कितना अपना नॉलेज इस्तेमाल किया और कितना आपने जो है ना वो प्लेज और एआई को जो है ना वो यूज़ किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो आपने एंड में जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं सारा कुछ, तो कोई मसला नहीं होता इन चीज़ों के लिए। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, तो मैं आपको उसी से आप उसके बाद टाइटल के बाद आपने एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आपने ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एंड में बनाते होते हैं, जिसको आप शॉर्ट समरी कहती हैं। एक अच्छा-सा देख लेंगे कि आपको एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, लेकिन आपने सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। तो ये मैं आपको मेजर-मेजर चीज़ें बताऊँगा जो आपने लिखनी होती हैं एक रिसर्च प्रपोज़ल और स्टडी प्लान के अंदर। ये मास्टर और पीएचडी को ये ऑलमोस्ट 6 टू 7 पेजेज़ का भी बन जाता होता है, 5 पेजेज़ का भी बनता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम समरी कह सकती हैं, ये आपने 1 पेज का लिखना होता है एंड में जाके, और अगर इसी को आप अब ग्राफ़िकली बनाते हैं तो वो और भी अच्छा हो जाता है। तो आप दोनों चीज़ों में बनाएँ इसको, और एक ग्राफ़िकल एब्स्ट्रैक्ट्स भी साथ बनाएँ, जिसमें क्लियर होगा कि आपका बैकग्राउंड क्या था
आपने कौन-कौन से मटेरियल मेथड यूज़ किए थे, करने जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट इसके क्या हो जाएँगे और इसकी कंक्लूजन्स क्या होंगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखें यहाँ पे क्लियरली मेंशन होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली यही होता है, समरी यही होती है कि आपने अपनी चीज़ों को बताना होता है और ये आपका खुलासा होता है जो आपने डिफ़ाइन करना होता है। तो ये एक ग्राफ़िकल एब्स्ट्रैक्ट्स बनेगा। उसके बाद आपने एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है इस टॉपिक के रिलेटेड। उसके अंदर आपने रेफ़रेंसेस भी यूज़ करने होते हैं, रीसेंट रेफ़रेंस यूज़ करें जो जिसकी स्टडी अभी हुई हो, ताकि आप अभी बस प्लान कर रही होती हैं। 2 पैराग्राफ या छोटा-सा पैराग्राफ, देखिए मैंने एक छोटा-सा पैराग्राफ लिया है, इसमें 1 या 2 या 3 रेफ़रेंसेस भी मैंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? इसका ये इम्पैक्ट होता है कि आपको थोड़ा-सा रिसर्च का पता है, आप चीज़ें लिख सकती हैं, आपको फाइंडिंग का पता है। तो ये एक तरीका होता है, इसलिए ये चीज़ लिखी जाती है और इसमें प्लेज और एआई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी रेफ़रेंस, आप इंट्रोडक्शन में 3 से 4 रेफ़रेंस यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो आपने एटलीस्ट 3 रखनी होती हैं, बस 2 नहीं रखनी। या मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो वो 2 रखें, पीएचडी के हैं तो एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना रखें आप, ठीक है? ये रिकमेंड किया भी जाता है और हाई लेवल पे भी होता है, ज़्यादा नहीं, आपने 5-5, 6-6 नहीं लिखनी होती। उसके बाद थोड़ा-सा इसके ऊपर रिव्यू लिटरेचर लिखें, ये चीज़ें बता रही होती हैं सारी चीज़ें कि आपके अंदर रिसर्च लिखने की और समझने की कितनी स्किल्स हैं। आपका एकेडमिक लैंग्वेज क्या है, आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये वो इसलिए लिखी जाती हैं। इसका मतलब यही होता है। तो आपको राइटिंग की कितनी चीज़ें होती हैं, ये रिव्यू लिटरेचर आपको बताता है कि आप प्रीवियस वर्क की कितनी फाइंडिंग्स कर सकती हैं, इससे रिलेटेड कौन-कौन सा काम हुआ है, कौन-कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया हुआ है। तो ये यहाँ पे भी आपने रेफ़रेंस यूज़ करने होते हैं, मतलब ये आपने पिछले लोगों का काम बताना होता है, उसकी की फाइंडिंग्स बतानी होती हैं। ये एक छोटा-सा आपने 1 पेजेज़ का रिव्यू लिटरेचर लिखना है। उसके बाद मेन है इसके अंदर मटीरियल्स मेथड्स है। आपने कौन-कौन से मेथड यूज़ करने हैं इस फ़ील्ड्स के अंदर, ज़ाहिर बात है, एक डिज़ाइन करेंगे हम, तो ये आप टू द पॉइंट आप इसमें शॉर्ट पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप कोई डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं, वो अच्छा होता है। डायग्राम्स को अगर बनाया जाए, अगर दोनों चीज़ों को बनाते हैं तो अपने शॉर्ट्स में लिखना है कि आप अब ये चीज़ें करेंगे, ठीक है? ये एक स्टडी प्लान होता है अच्छा-सा, जिसमें आपकी क्लैरिफ़िकेशंस वो करते हैं कि भई वाक़ई इसके अंदर कुछ है और ये कर सकता है, या क्या चीज़ें होती हैं। और बाद में आपकी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन्स होती हैं, वो इसी के ऊपर ही सारे होते हैं। चाइना की बात करूँ या किसी भी स्कॉलरशिप्स की, तो मास्टर और पीएचडी वालों से इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं और वो बार-बार इंटरव्यू में कहते हैं कि आप हमें अपना रिसर्च प्रपोज़ल, स्टडी प्लान दिखाएँ। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं कि भई ये हमारा पॉइंट होगा, इसी चीज़ें करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स करेंगे, डाटा एनालाइज़ करेंगे। और इसी को अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप आप उस डायग्राम भी बना सकती हैं, तो वो एक अच्छा होता है। डायग्राम भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सारे स्टेप क्लियर हो जाएँ कि आप क्या-क्या वर्क जो है ना वो कर रही हैं। स्टेप 1 में ये करेंगे, ये चीज़ सारी चीज़ें। सेकंड थिंग्स इसके अंदर होती है, प्लान ऑफ वर्क होता है या इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल होता है कि ज़ाहिर बात है आपका एक शेड्यूल बनेगा, आपने 3 ईयर की डिग्री करनी है या 4 ईयर की, तो आपने किस किस तरह से जो है ना वो बनाना होता है। तो एक अगर टेबल्स में आप इस तरह बना के रखते हैं अच्छा-सा कि आपने ये चीज़ें करेंगे, सैंपल कलेक्शंस करेंगे, फिर इस मंथ के इस ईयर के इस मंथ तक हम ये करेंगे, मॉलिक्यूलर एनालिसिस करेंगे, डेटा एनालाइज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी स्किल्स बता रहे होते हैं कि आपके अंदर वर्क को कंप्लीट करने की एबिलिटी है कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि 3 इयर्स का है स्कॉल ट्रैक, तो मैंने उसके लिहाज़ से बना के बताया आपको। तो एंड में आप लिख सकते हैं एंड में आपने आर्टिकल राइटिंग भी करना होता है, फाइनल रिपोर्ट सबमिशन थीसिस सबमिट करना होता है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये एक अच्छा-सा जो है ना होता है। उसके बाद इसकी जो मेन चीज़ होती है एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगी इस रिज़ल्ट्स की, वो आपने 2 से 3 या 4 रखनी होती हैं बस। और इसी को भी अगर आप डायग्राम्स में बना सकती हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। बाकी फिर एंड में इसके रेफ़रेंस की साइटेशंस देते हैं आप लोग, जो आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में और रिव्यू लिटरेचर में यूज़ किए हुए हैं। तो ये रेफ़रेंस साइटेशंस भी बताती हैं कि आपको कुछ नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो ये मैंने एक आपको स्टडी प्लान दिखाया, इसी तरह मैं आपको एक और चलो दिखा देता हूँ जो चाइना के लिए भी किया था, जो एक्सेप्टेंस भी हुआ था और मिलता रहता है। ये मेरा तो चाइना वाला था जो मैंने बनाया था, उसकी लिहाज़ से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरे प्रीवियस यूनिवर्सिटी से है, ठीक है? तो ये एक बेस्ट वे होता है, ये प्रोफ़ेसर्स से जिन्होंने मुझे लेटर्स दिया था और जिनके साथ हमारी चल रही है कोलैबोरेशंस भी, गिब्बन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी चाइना से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, देखें एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर आप बैकग्राउंड, अपना मटेरियल मेथड्स और ये सारी चीज़ें बताएँ और फिर अपना एक अच्छा-सा जो है ना वो इसके अंदर ग्राफ़िकल एब्स्ट्रैक्ट बताएँ, क्या-क्या चीज़ें चल रही होती हैं। फिर इंट्रोडक्शंस हैं, सेम वे एक्सपेक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, और इसमें मैं आपको चलो एक एक्सपेक्टेड आउटकम्स यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मैंने ड्रा की हुई हैं। अब ये देखिए 5 से 6 पेजेज़ का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ गई हैं वो आपको पता ही। ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स मैंने जो है ना वो डायग्राम्स में जो है ना वो शो करा दी हैं। तो ये एक जो है ना वो स्टडी प्लान्स जो था मैंने आपको दिखाया है अभी, कि हम किस तरह से जो है ना वो बना सकते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। अब इसको बनाने के लिए एक तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ लगाई हुई हैं कि आपको मज़ीद टाइम नहीं लगेगा कि एक अच्छा-सा जो है ना वो आप रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बना सकते हैं और किस तरह से आप प्लेज और एआई रिमूव कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आप एक कोटेशंस बनाएँगे, आप चैट जीपीटी पे जाएँ या डीपसीक पे जाएँ या x.ai पे जाएँ या ग्ok पे जाएँ या किसी पे जाएँ, आजकल एआई के टूल्स हैं। ये मॉडर्न डे है, शॉर्ट टाइम में आप इसको खुद बना सकते हैं।
लेकिन उसके अंदर फिर आपको बनाने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आपकी प्लेज और एआई रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इनका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्लेज और एआई आपने ज़ीरो करनी होती है। जब आप ज़ीरो करते हैं तो बाज़ दफ़ा आप लोग मिस्टेक करते हैं, उसके अंदर जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है वो चेंज कर देते हैं, जिससे वो आपका स्टडी प्लान जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर यही चीज़ें नोट की जाती हैं कि आपकी राइटिंग के अंदर आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज है या नहीं है। तो जो हमें एआई लिख के देता है एक्चुअली वो साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं होती। वो हमें जर्नल्स देता है और रेफरेंस भी ऐसे दे देता है जो गूगल स्कॉलर पे या बाज़ दफ़ा नहीं होते। ये मसला होता है। तो जब आप लिख लेती हैं या कर लेती हैं तो वो आपको सेट करना बहुत ज़रूरी होती हैं, उसकी साइटेशंस और उसकी दोबारा से प्रूफ रीडिंग करनी और सेट करना। फिर हम क्या करते हैं, जल्दी में यही मिस्टेक करते हैं, हम अच्छे से जल्दी से जो है ना वो रिसर्च प्रपोज़ल पर लिख के या प्रीवियस बना हुआ जो होता है एक ही उसमें थोड़ा-सा चेंज करके उसको हम कैरी ऑन करके सबमिट कर देती हैं। तो जिस वजह से हमारी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग भी होती है लेकिन फिर भी हमें रिजेक्शन, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा और मैं बताता हूँ। ज़ाहिर बात है पीएचडी की हैं तो हमें स्किल्स भी रिसर्च का भी पता है कि क्या-क्या चीज़ें आपकी नोट की जाती हैं। तो ये तरीक़ाकार मैंने आपको दिखाया भी है, बताया भी है। अब आप बनाना चाहेंगे तो मैं बनाने के बारे में मैंने पीछे एक वीडियोज़ लगाई हुई है, आप मेरी वो वीडियोज़ देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे कमेंट्स में बता सकता हूँ कि आप किस तरह से जो है ना वो एआई सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोज़ल स्टडी प्लान बना सकते हैं। और उसके अंदर से आपकी प्लेज और एआई कैसे रिमूव होगी वो करनी है और किन-किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है वो मैंने इस वीडियोज़ में भी दिखा दिया है। तो ये मेरी आर्ट वीडियो थी। अगर आपको जो है ना वो आप इस तरह बना सकती हैं, अच्छी बात है। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो एक दफ़ा आप इसको बनाएँगे तो अच्छी बात है। अगर हेल्प चाहिए होगी एक दफ़ा बनवा लेंगे किसी से तो बाद में आपको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा हर दफ़ा। उसमें ये होगा कि आपकी प्लेज और एआई चीज़ें जो है वो नहीं होंगी तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक दफ़ा बनवाने में कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं अपनी वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद पहले बनाएँ। मेरा यही होता है हमेशा कि पहले आप लोग खुद ट्राई करें हर चीज़ का। ये चीज़ें आपको शायद कोई भी नहीं शो करवाता है क्योंकि हर चीज़ इसके लिए और कोई बंदा फंडिंग करता है, ये करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आपके पास ये उनके लिए होता है जिनके पास अभी स्किल्स नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि हम जाएँ। हर बंदा यहाँ पे शॉर्टकट मेथड ढूँढता है। मैं आपको इतना बता दूँ कि शॉर्टकट मेथड आपको शॉर्ट टाइम के लिए ही काम आएँगे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो कभी काम नहीं आएँगे। जो भी चीज़ सीखना चाहें उसको लॉन्ग टर्म के लिए सीखने की कोशिश किया करें। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरी एक छोटी-सी वीडियो थी आज आप लोगों के लिए स्टडी प्लान के लिए। अ, लिखना, राइटिंग करना और ये मैंने पिछली वीडियोज़ में लगाया हुआ है, जब मैंने चना के लिए आप लोगों को सेशंस में बताया था, तो ये हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन मैं रखने जा रहा हूँ इटली स्कॉलरशिप्स के लिए, जिसमें मैंने एक इटली के हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो स्कॉलरशिप्स विनर्स हैं, उनको इन्विटेशंस भेजा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ सेशन रखूँगा। जिसमें वो आपको कंप्लीट बैचलर, मास्टर, पीएचडी वो सबको गाइड करेंगे स्कॉलरशिप फॉर इटली के बारे में। तो इंशाल्लाह आपको उस डिटेल के साथ सारी चीज़ें शेयर की जाएँगी। वीडियोस अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मेरी कोई हेल्प होगी तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया गया है, अगर मुझसे राब्ता करना चाहें फर्स्ट स्टडी प्लान बनवाने के लिए या मोटिवेशन लेटर के लिए तो आप मेरी हेल्प ले सकती हैं। मेरी टीम आपको जो है ना वो बना के देगी, मैं नहीं बनाता होता, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। मेरी टीम को मैंने सिखाया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नीडी होते हैं, मैंने उनको सिखा दी है चीज़ें। अब मैं हर बंदे को तो नहीं सिखा सकता लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर किसी को सिखाऊँ। तो ये वीडियो ही होती है जो आपको सिखा रही होती है, लेकिन अब आपके अंदर है कि आप उसको कैसे लेके सीखती हैं और या करती हैं। तो पीएचडी वालों के पास मोस्टली टाइम कम होता है, इस वजह से ये उनको वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करवा लेती हैं। बाकी स्टूडेंट लाइफ में मुझे पता है कि फंडिंग का कितना मसला होता है, तो लेस रेट पे या कम एक्सपेंस रेट पे ही मैं चीज़ें बनवा के देता होता हूँ स्टूडेंट्स को, जितना कम हो सकता है वो करता हूँ। बाकी ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लेज और एआई रिमूव करने होती हैं, ये चीज़ें वो सारी चीज़ें आप लोग भी समझदार हैं। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियोज़ में मैं आपको इसका एक बेस्ट मोटिवेशन लेटर भी लिख के दिखाऊँगा, अगर वो अभी क्योंकि नेसेसरी पार्ट है एप्लीकेशंस का, वो आप लोगों ने कैसे लिखने हैं और वो भी हर स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होगा तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी? दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी किया करेगा इंशाल्लाह और रमज़ान्स में जो है ना वो दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, इंशाल्लाह मैं भी आपको याद रखता हूँ। इस तरह से जो है ना वो हमारी चीज़ें चलती रहेंगी और मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा इंशाल्लाह और आपको सपोर्ट करूँगा और आप मुझे भी सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।